आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है भूगोलिक परीक्षण में चयन, कुछ मुद्दे व कुछ समस्याएं। इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, लेकिन इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है भूनिर्मीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है। अब हमें बताना है भूनिर्मीकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, और इसके लिए कौन कौन से कारण है जो इसके लिए उत्तरदायी थे। भूनिर्मीकरण का तात्पर्य भूमि के जो भी उत्पादन होता है उसमें अल्प समय के लिए कुछ समय के लिए स्थायी रूप से कमी आ जाना। अल्प समय का मतलब होता है थोड़ा या फिर छोटे समय के लिए क्या होता है जो भूमि की उस पर जो भी हम उगाते हैं उससे जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें कमी आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं भूनि। ऐसा कहा जाए कि भूमि की जो उर्वरक शक्ति है उसमें कमी आ जाना। ओके, अब इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है हमें वो बताना है। तो पहला है मृदा अपरदन होता है, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। क्या होता है अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा और मृदा क्या होगी, जल अपने संग मृदा को बहा के ले जाएगा, जिससे क्या होगी जो भी ऊपरी परत है मृदा की वो हट जाएगी और इससे क्या होगा, इससे भूनिर्मीकरण होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो उपजाऊ परत रहेगी वो तो जल के संग बह जाएगी। ओके, तो इसे हम मृदा अपरदन भी कहते हैं। अब है सेकंड पॉइंट है, तो उस पर हम लगातार कृषि करेंगे तो उससे भी क्या होता है उसमें कमी आ जाती है, जिससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें उर्वरक, प्राकृतिक उर्वरक मतलब कीटनाशक या फिर दवाइयों का प्रयोग नहीं करके हमें कैसे उर्वरक डालना चाहिए, प्राकृतिक उर्वरक डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहती है जो कि खारापन रहता है, तो उससे भी क्या होता है वो भी भूनिर्मीकरण के लिए एक उत्तरदायी कारण होता है। ओके, अब है भूनिर्मीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निर्मीकरण भूमि को कितने वर्षों में रखा जा सकता है, प्रत्येक के बारे में बताइए। ओके, तो यहाँ पर हम जो इस प्रक्रिया को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं या फिर दो भागों में इसे बांटते हैं। ओके, तो हमारा पहला है अब मानवीय क्रियाओं द्वारा भूनिर्मीकरण। मानव द्वारा कौन सी क्रिया है जिसके कारण क्या होता है भूनिर्मीकरण होता है, तो इसके अंतर्गत अधिक दोहरा, तो इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत जमीन का अधिक दोहन। दोहन का मतलब होता है कृषि जमीन का, है ना, तो कृषि जमीन पर हम क्या करते हैं लगातार फसल बोते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है उसका अधिक दोहन होता है। ओके, फिर सेकंड है वनों को काटना। हम क्या करते हैं जलाओ, पहले तो वैसे आज तो हम गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं लेकिन पहले चूल्हे यूज़ करते थे। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा है बहुत सारे वृक्षों को काट दिया है, तो ये क्या है मानवीय क्रिया है क्योंकि ये मानव द्वारा की जा रही है। उसके बाद है अत्यधिक चराई और अविवेकपूर्ण खनन कार्य व निर्माण कार्य सम्मिलित है। उसके बाद हम पशुओं को भी खुला छोड़ देते चढ़ने के लिए, ये भी एक मानवीय क्रिया है। ठीक है, उसके बाद खनन कार्य, आज आपने देखा होगा भोजे के खनन मतलब जहाँ से भी कुछ भी निकलता है, कोयला वगैरह फिर कोई भी खनिज, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं खनन कार्य करते हैं। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर क्या हो गया है आज उद्योग वगैरह लग गए, तो ये भी क्या है, ये भी भूनिर्मीकरण का ही एक कारण है भूनिर्मीकरण। ठीक है, तो कैसे होता है, मतलब ऐसे कारण जो कि प्राकृतिक द्वारा होता है, तो अपरदन, जल भराव ये क्या है प्राकृतिक कारण है, मानव तो इन्हें कर नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद खाड़ी ढाल पर अपरदन, भूस्खलन, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भूस्खलन, जैसे कि कहाँ पर भी भूस्खलन हो जाता है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये प्राकृतिक कारण है, इसको मानव नहीं कर सकता। तो अब इनमें डिफरेंट क्या है कि जो काम प्राकृतिक करे वो प्राकृतिक कारण है और जो काम मानव द्वारा किया जाए वो मानवीय कारक है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रहा है, स्पष्ट कीजिए। अब ये क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, और प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि हम तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और वैसे अभी थोड़ा ज़्यादा है प्रदूषण बहुत, लेकिन अगर आने वाली इसको नहीं रोका गया तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी एक समस्या है, तो ये कैसे इसे स्पष्ट करना। ओके, आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए गंभीर समस्या बन गया है, ये तो आप सबको पता होगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक कैसी समस्या है, गंभीर समस्या है। ओके, उसके बाद है ये पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में, और जब प्रदूषण इतना बढ़ रहा है तो पृथ्वी पर जो जीवन है वो कैसे है मानव का खतरे में। ओके, इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है कि इससे ना सभी चीज़ प्रभावित हो रही है, चाहे वो जल हो, मिट्टी हो, ये सब। और ये सब कब हुआ है, जब कस्बे, नगरों, उद्योगों इनका विकास हुआ है, जब ये प्रदूषण हुआ। क्योंकि पहले आपको पता था, पहले सब कुछ, आज तो हर चीज़ में मिलावट आती है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से विकास किया है, जब से क्या हो रहा है ऐसा हो के, और जब से ऐसा हुआ है तो ऐसे क्या हो रही है हर चीज़ अशुद्ध हो गई है। ठीक है, और इससे ना केवल हम प्रभावित हो रहे हैं बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी, क्योंकि अभी तो प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है लेकिन आने वाली पीढ़ी में इससे भी अधिक हाई होगा।
ओके, तो ये हमारे लिए तो समस्या है ही कि हम इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए खतरा है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी क्या है। पढ़ा था कि वायु प्रदूषण क्या है और इसके स्रोत क्या है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या है, और ये है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो हमें ये बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन अथवा में भी आ सकता है, कैसे कि वायु प्रदूषण शब्द की परिभाषित कीजिए, वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन ही 2 टाइप से पूछा जा सकता है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, तो वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे कि धूल है, धुआं है, विषैली गैस है, जब ये वायुमंडल में मिलती है तो ये ना केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु इन सबके लिए हानिकारक होती है, और इसे हम वायु प्रदूषण बोलते हैं। मतलब वायु का खराब होना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसके स्रोत बता देंगे कि किन किन से हम वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इसके स्रोत कौन से, तो जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है, खनन कार्य, फिर उद्योगों से निकलने वाली बहुत सारी गैसें, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, शीशा, ये सब क्या है, ये वायु प्रदूषण करने वाली है, फिर वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाली गैसें हैं। ओके, अब है स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव। अब स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, किसके स्वास्थ्य पर, मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर वायु प्रदूषण रहता है तो उसमें क्या होता है, अम्लीय वर्षा वगैरह होती है। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वायु प्रदूषण से होती है, क्योंकि जब मनुष्य को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जब वो सांसें नहीं ले पाता तो उससे बहुत सारी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो पैदा होती है। तो इसके स्वास्थ्य पर यही हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये सब जो है वायु प्रदूषण जो है वो मानव जीवन। क्वेश्चन है, निम्नीकरण को रोकने व कम करने के उपाय बताइए। अब हम इसको रोकने और कम करने के उपाय बताना, हमने पहले तो पढ़ लिया कि होता है क्या, लेकिन हम इसे रोके कैसे, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग उचित मात्रा में करें। मतलब आज आपने पता है कि अच्छे फल की चाह में, लालच में, चाह में क्या, लालच या चाह जो भी हो, इसकी चाह में इन्होंने क्या किया है, किसान बहुत सारे महंगे कीटनाशक दवाई वगैरह इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वो भी अधिक मात्रा में। तो ये क्या है, ये उचित मात्रा में करें, जिससे ये क्या होगा, हम इसे कम कर पाएंगे। उसके बाद नगरीय औद्योगिक गंदे पानी को उपचारित कर पुनः उपयोग में लाया जाए। जो नगरों में क्या होता है, गंदा पानी वगैरह होता है, ठीक है, तो हम इसका क्या करें, पुनः उपयोग में लाया जाए। अब पुनः उपयोग में कैसे लाएं, तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम पानी यूज़ में कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी धोकर हम गमलों में डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारा पानी का जो है हम वो पुनः चक्रण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सड़ी गली सब्जियों व पशुधन मल मूत्र को उचित प्रौद्योगिक द्वारा बहुमूल्य खाद में परिवर्तन किया जाए। आज आपको पता है कि हम लोग घर के आगे कचरे वगैरह, मतलब जो भी हमारा कचरा निकलता है उससे हम खाद बना सकते हैं, और वो खाद क्या है, वो भूमि के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हम ऐसे करके भी इसमें कमी ला सकते हैं। ओके, उसके बाद चौथा पॉइंट है, बस्तियों के आसपास खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाएं। आपको पता होगा कि ऐसा हो गया है वैसे बहुत जगह कि वहाँ पर खुले में शौच नहीं होता, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर खुले में शौच किया जाए। तो ये जितना भी हो रहा है इसे भी बंद किया जाए, जिससे इसमें कमी आ जाए। उसके बाद है प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएं। अब प्लास्टिक आपको पता होगा जगह जगह पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है उससे बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। अगर वो मिट्टी में मिलती है तो मृदा प्रदूषण करती है, उसके बाद अगर उसे जलाएं तो वो वायु प्रदूषण करती है। इस तरीके से प्लास्टिक जो है वो खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो हम इस पर भी प्रतिबंध का मतलब होता है उसको रोक लगाना। ठीक है, उसके बाद चौथा है कूड़ा कचरा निश्चित स्थान पर ही डाला जाए ताकि उसका यथासंभव निपटान हो सके। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जगह जगह कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो हमें कूड़ा कचरा जो है उसका एक निश्चित या फिर एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जहाँ पर हम उसे रख सकें, यूँ नहीं कि खुले में फेंक देना। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। उसके बाद सातवां है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। अब वृक्षारोपण आपको पता है कि बहुत सारे वृक्ष काटे गए हैं क्योंकि वहाँ पर हमने नगरों का या फिर औद्योगिक स्थापित कर लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे वातावरण या फिर अच्छा हो और प्रदूषण मुक्त हो। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है। अब आपने देखा होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या जहाँ होती है वहीं गंदी बस्तियाँ भी निर्मित होती है। तो भारत की जो गंदी बस्तियाँ उनकी हमें समस्या बताना है कि यहाँ पर कौन कौन सी समस्या है। ओके,
ओके तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ये बस्तियाँ निर्मित कैसे होती है। तो क्या होता है, जो लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता, जो पिछड़े हुए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में इन बस्तियों में आते हैं। किसकी तलाश में? रोजगार की तलाश में। ओके, उसके बाद यहाँ अच्छे मकान का मिलना कठिन होता है और उसके बाद गंदी बस्तियों में अच्छे मकान भी नहीं मिल पाते हैं। तीसरा है, ये बस्तियाँ रेलवे लाइन, सड़कों के साफ पार्क या अन्य खाली पड़ी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करके बसाई जाती है। अब ये गंदी बस्तियाँ ऐसे स्थान पर बसाई रहती है जहाँ पर जो सरकारी जगह हो। ओके, उसके बाद है खुली हवा, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ सुविधा, प्रकाश का अभाव होता है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ अच्छी नहीं होती, ना ही पेयजल, मतलब गंदा, उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, शौचालय भी नहीं होते, वो लोग खुले में शौच करते हैं। फिर खुली हवा, ये सब वहाँ पर नहीं होता गंदी बस्तियों में। ओके, उसके बाद पांचवा है, कम वेतन मजदूरी प्राप्त करने के कारण जीवन स्तर अति निम्न होता है। अब इन्हें, ये लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और इन्हें इतना अच्छा रोजगार भी नहीं मिलता, तो इन्हें निम्न रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ इनका स्तर निम्न में रहता है। ठीक है, मतलब ये निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। उसके बाद एक कुपोषण के कारण बीमारियों की संभावना बनी रहती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये गंदी बस्तियों में रहते हैं, उसके बाद इन्हें ना तो अच्छा जल मिलता है ना कुछ भी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बीमारियों अधिक बनी रहती है। यहाँ पर बीमारियों का खतरा अधिक रहता है और लोग अधिक बीमार हो जाते हैं। उसके बाद ये जो बस्तियां हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नशा करते हैं लोग, उसके बाद अपराध वगैरह करते हैं, मतलब यहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते। ओके, कि यहाँ पर ना पीने का पानी अच्छा है, उसके बाद स्वच्छ भी खुले में कर रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है डॉक्टर वगैरह, उनकी भी सुविधा क्या है, यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमारा जो सेकंड पार्ट था वो यही खत्म होता है।